दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज से शुरू हो चुका है। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ आज से पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। कुल 7 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। 7वां यानी आखिरी चरण 1 जून को होगा। ये पूरा चुनाव 44 दिन तक चलेगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। यानी नई सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम राजनीतिक दल अब अपने अपने दावे करेंगे, वादे करेंगे और घोषणा पत्र के जरिए कई संकल्प भी लिए जाएंगे। मगर चुनाव में अब सिर्फ देश की जनता की गारंटी चलेगी। इस बार कुल 97 करोड़ मतदाता हैं जो देश की अगली सरकार को चुनेंगे। महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ से अधिक है, जबकि पुरुष मतदाता 49 करोड़ से ज्यादा है। 2019 के मुकाबले इस बार 1 करोड़ 80 लाख मतदाता ज्यादा है, यानी 1 करोड़ 80 लाख नए वोटर्स हैं जो पहली बार किसी चुनाव के लिए मतदान करेंगे। देश में चुनावी माहौल है और चुनाव में सबसे अहम मतदाता ही हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको देश के मतदाताओं की बात सुनाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, आखिरकार चुनाव को लेकर उनकी सोच क्या है और इस बार वोटर्स किन मुद्दों पर अपना कीमती वोट देने जा रहे हैं, इसका ट्रेलर आपको इन बयानों में मिल जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी ये 70 साल से चल रही है, हटेगी भी नहीं, ऐसी चलेगी। लेकिन जो हमारे जो एक कल्चरल वैल्यू है वो रहनी चाहिए। सबसे पहले व्यापारियों का मुद्दा सबसे अहम है। व्यापारियों की समस्या सुनने वाला आज हरियाणा के अंदर कोई नहीं है। व्यापारी बहुत तंग हैं। महिलाओं को बहुत से ये दिए हैं, मतलब क्या क्या करना है क्या नहीं वगैरह, लेकिन कुछ नहीं मिलता है, सब पेपर पे ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी है। और ये जो इलेक्शन है वो बहुत दिनों के बाद हो रहा है, हम लोग भी उत्सुक है, लेकिन ये भी है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोगों को घर घर जाके वोट के लिए प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें और जो नहीं जा सकते उनको लेकर जाएंगे। सभी भारतवासियों से अपील करता हूं, जागरूक वासियों से अपील करता हूं कि अपना वोट अवश्य जाके मतदान करें और देश की तस्वीर बदलने के लिए करें, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट करें। इस चुनाव के पर्व में जिस क्षेत्र में जिस समय चुनाव हो, अपने घर से सुबह 7 बजे बूथ पर पहुंचे और भारत के विकास के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव की तैयारियां पूरी हैं। आने वाले दिनों में धुआंधार प्रचार और रैलियों का दौर भी चलेगा। जनता को साधने और साथ लाने के लिए सभी दल पूरी ताकत लगाएंगे। बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। मोदी भी पूरी ताकत से चुनावी कैंपेन में जुटे हैं। 24 के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र इस बार कैसा होगा, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन पहले मोदी का घोषणा पत्र देख लीजिए। पीएम मोदी बीते 10 साल से लगातार विकास का दावा करते हैं और इस चुनाव में भी यही उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी हर मंच से, हर रैली में जनता को यह भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी गारंटी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी। पीएम मोदी बार बार 4 जातियों का जिक्र कर रहे हैं, जिनमें महिला, युवा, किसान और गरीब शामिल हैं। प्रधानमंत्री का अगला संकल्प विकसित भारत बनाने का है। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित बनाने का ऐलान किया है और बीजेपी का लक्ष्य इस चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का है। सवाल है कि क्या 24 में यह लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा? बीजेपी के दावे और लक्ष्य के बीच क्या क्या चुनौतियां हैं, इसी पर आज का यह विश्लेषण आधारित है। तीसरी बार और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है। ये परिवारवादी अपने ही परिवार का फायदा देखते हैं।
ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। अब की बार नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति का अंदाज भी बदला है और मिजाज भी। 2014 से 2024 तक कई सियासी प्रयोग हुए हैं। सफलता और विफलता का दौर भी आया है, लेकिन आज की तारीख में मोदी होने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको यह समझाते हैं। नरेंद्र मोदी बीते 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और इसी 10 वर्षों के प्रदर्शन और काम के आधार पर 24 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी लड़ने जा रहे हैं। मोदी को 23 साल से सरकार चलाने का अनुभव है। 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार देश में सत्ता चला रहे हैं। तमाम सर्वे में उन्हें दुनिया का नंबर 1 या सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। ये देश के साथ विदेश में भी उनकी प्रसिद्धि का सबूत है। देश में नरेंद्र मोदी की छवि एक मजबूत नेता की है और बीजेपी में आज सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। इसी चेहरे पर लगातार तीसरा चुनाव बीजेपी लड़ रही है। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी है और न ही मोदी को कुर्सी पर बैठ करके सत्ता सुख भोगना है। 23 साल से पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। मैंने एक दिन भी मेरे लिए कभी उपयोग नहीं किया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। इसलिए मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। मोदी है तो मुमकिन है, इसी नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ती रही है, मगर इस बार नारा मोदी की गारंटी का है। अब इस गारंटी पर जनता कितना भरोसा करेगी, ये 4 जून को पता चल जाएगा। मगर उससे पहले देखिए मोदी ने अपने लिए लक्ष्य क्या तय किए हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार अकेले दम पर 370 सीटों पर जीत हासिल करेगी, जबकि सहयोगी दलों के साथ संसद में एनडीए का आंकड़ा 400 पार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार 400 पार का लक्ष्य पाने के लिए बीजेपी अपना होमवर्क पूरा होने का दावा कर रही है। इसीलिए बार बार इसी लक्ष्य को दोहराया जा रहा है। विपक्ष को लगता है कि दक्षिण का किला फतह करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। शायद इसीलिए बीजेपी उत्तर के मुकाबले दक्षिण में ज्यादा मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों दक्षिण भारत के ही दौरे पर हैं। उनकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के पक्ष में लाने की है। अब आप देखिए 2019 में दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की स्थिति क्या थी। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं अगर वोट शेयर को देखें तो बीजेपी को 4% वोट मिले। इसी तरह केरल में 20 सीटें हैं। यहां भी बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन वोट 13% आए।
तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहां बीजेपी के हिस्से में 4 सीटें आई थी और वोट भी 20% मिले थे। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट आंध्र प्रदेश में नहीं मिली थी और वोट भी सिर्फ 1% था। यानी दक्षिण के सभी राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का आंध्र प्रदेश में ही रहा है। लेकिन अगर हम बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में 25 सीटें जीतकर 2019 में बीजेपी ने आंध्र, केरल और तमिलनाडु की कसर पूरी कर दी थी। मगर इस बार लक्ष्य भी बड़ा है और इसीलिए मोदी दक्षिण पर फोकस भी ज्यादा कर रहे हैं। उनके निशाने पर विपक्षी पार्टियां और उनकी कमजोर कड़ियां हैं। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में एनडीए की सरकार पर करप्शन का कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, इसीलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी है और मोदी इस पर इंडिया गठबंधन को कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं। कांग्रेस और बीआरएस दोनों घोटालों के पार्टनर है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया था, बीआरएस ने पानी में भ्रष्टाचार किया, सिंचाई घोटाला कर दिया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों भूमाफिया को सपोर्ट करते हैं। वैसे बीआरएस तो राज्य से बाहर जाकर दूसरे कट्टर भ्रष्टाचारी दलों से भी पार्टनरशिप करके बैठी हुई है। उसका ये सच भी हर रोज सामने आ रहा है। कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। मैं आज तेलंगाना के लोगों को ये वायदा कर रहा हूं, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। चुनाव में हर एक सीट का महत्व होता है और राजनीतिक दल इसके महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह एक एक सीट से 272 का रास्ता तय होता है। 272 बहुमत पाने का जादुई आंकड़ा है। इसलिए हर दल अपनी तैयारी में 100% ताकत के साथ जुटा है। बीजेपी की दक्षिण में मजबूत पकड़ बनाने की कसरत इस बार कितनी कामयाब होगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बीजेपी खुद को दक्षिण में कैसे आगे बढ़ा रही है, इसके लिए पिछले 2 चुनाव के आंकड़े भी आपको जरूर देख लेने चाहिए। दक्षिण भारत में साल 2014 में बीजेपी को 21 सीट मिली और 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 सीटें बीजेपी के खाते में आई, यानी 8 सीटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण के राज्यों से मिली। इसी तरह कांग्रेस के पास 2014 में दक्षिण भारत में 19 सीटें थी और 2019 में यह बढ़कर 27 सीटें हो गई। कांग्रेस को भी 8 सीटों की बढ़त हासिल हुई, लेकिन वो बीजेपी से 2 सीटें कम रही। यानी इस बार सबसे बड़ी सियासी जंग दक्षिण भारत में होने जा रही है। आज जब चुनाव का ऐलान हो रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में मौजूद थे और वहीं से उन्होंने इंडिया गठबंधन को अपने निशाने पर लिया। साथ ही सभी सीटें बीजेपी की झोली में डालने की अपील भी की। तेलंगाना के लोगों की बात सीधी मुझ तक दिल्ली में पहुंचे, इसके लिए मुझे यहां सभी सांसद जीत करके आए तो बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी ताकि मैं आपकी अच्छी सेवा कर सकूं। इस बार चुनावी लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच है। मुकाबला कैसा रहा ये नतीजों के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन ये सियासी युद्ध किस तरफ जा सकता है, इसे समझने के लिए हम 2014 से अब तक की राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। 2014 में बीजेपी को लोकसभा की 282 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस महज 44 सीट पर सिमट गई थी। 2019 में बीजेपी का आंकड़ा 303 तक पहुंच गया और कांग्रेस को 52 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। 2024 के चुनाव में बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस
कितनी सीट जीत पाएगी, इसे लेकर खुद कांग्रेसी भी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी होती है और उसका फैसला सभी को स्वीकार करना पड़ता है। 19 अप्रैल से जनता की गारंटी शुरू हो जाएगी और उसी के आधार पर अगले 5 वर्षों के लिए सरकार बनेगी। हालांकि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में खुद को लगातार देश भर में मजबूत किया है। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब बीजेपी के पास 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा में अपने दम पर सरकार थी, जबकि पंजाब और आंध्र प्रदेश में वो गठबंधन सरकार में शामिल थी। अब आपको दिखाते हैं मौजूदा स्थिति क्या है, यानी पिछले 10 वर्षों में जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, देश कितना बदल गया है। आज कुल 12 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जबकि महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय और पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन की सरकारों में शामिल है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भी लगातार बीजेपी मेहनत कर रही है। ऐसा बताया गया था कि 2019 में जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, वहां जीत के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार बीजेपी काम कर रही है। यह समझने की कोशिश हो रही है कि वहां क्या कमी रह गई थी, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में तेलंगाना समेत गैर बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा सीटें मिल सके, इसकी पूरी कोशिश खुद पीएम मोदी भी कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। दुनिया को कोई इतराज नहीं है, लेकिन जब ये बात कांग्रेस वाले सुनते हैं, सुनते ही उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है।